नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा ज्ञान अकेडमी में। पिछली क्लास में हम लोग जानते हैं कि हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर जो कि ऑनलाइन सीटेट एग्जाम होने वाला है उसकी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए थे। तो आज हम लोग की क्या रहेगी, आज हम लोग की दूसरी प्रैक्टिस सेट रहेगी। चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं हमारा मोटिवेशनल कोर्स। मोटिवेशनल कोर्स है, जब थक जाओ तो आराम कर लो, जब थक जाओ तो आराम कर लो, लेकिन कभी हार मत मानो। जब कभी भी आप पढ़ाई करते समय, कोई भी कार्य करते समय थक जाए तो आराम कर लीजिए, लेकिन उस कार्य को करना कभी छोड़िए नहीं, अर्थात तैयारी को करना कभी छोड़िएगा नहीं, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। चलिए इसी के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं, डायरेक्शन दिया गया है। हम लोग जानते हैं जब एग्जाम्स में पैसेज पूछते हैं, सीटेट का एग्जाम जब होता है तो उसमें दो पैसेज पूछे जाते हैं, एक पोएम से रहता है और एक स्टोरी से रहती है पैसेज। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, पैसेज दिया गया 1 से 5 नंबर क्वेश्चन तक पैसेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डायरेक्शन में यही बताया गया है और पैसेज हमारा देखें, यहाँ से देखें यहाँ तक पैसेज दिया गया है। तो हम लोग पैसेज को पढ़ने से पहले चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से क्या पूछे गए हैं, क्योंकि पैसेज को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, तो जब हम पैसेज को पढ़ने लगेंगे तो उसमें तुरंत हमें उसका आंसर मिल जाएगा। ये टाइम, ऐसे टाइम हमारा बचेगा, हम और भी क्वेश्चन को इसको टाइम दे सकेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट वांट टू ब्रेस फॉर। यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डज द पोएट वांट टू ब्रेस फॉर, किस लिए पोएट ब्रेस फॉर करना चाहता है। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, प्लांटिंग वंस फीट फर्मली, प्लांटिंग वंस फीट फर्मली, यहाँ पे फर्मली होगा। अगला देते हैं, सेटिंग अप शोल्डर्स, ऑप्शन सी है फेसिंग डिफिकल्टीज, और ऑप्शन डी क्या दिया, डॉगिंग समवन। तो चलिए पहले हम पैसेज को देखते हैं कि पैसेज में क्या पूछा गया है। तो पैसेज को पढ़ लेते हैं, उसमें देखते हैं कि इसका आंसर कहाँ पे हमें मिलेगा। पैसेज पढ़ते हैं, व्हेन यू आर अप अगेंस्ट ए ट्रबल मीट स्क्वाल फेस टू फेस लिफ्ट आवर चिन एंड सेट योर शोल्डर्स। और देखिए पहली लाइन में हमें पैसेज का, इसका क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, फेस टू फेस स्क्वायरली फेस टू फेस। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में दिया गया है ब्रेस फॉर, ब्रेस फॉर किसके लिए है, यहाँ पे देखिए दिया गया है लास्ट में जब हम जाएंगे, प्लांट योर फीट एंड टेक ए ब्रेस। इसका मीनिंग यहाँ पे ये होगा कि ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन सी देखिए, फेसिंग डिफिकल्टीज, डिफिकल्ट को जो वो फेस करते हैं, इस पोएम में बताया गया कि जो डिफिकल्टीज को फेस करते हैं वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका आंसर सही माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न दिया, इन डॉज इट, इन डॉज इट, इट स्टैंड फॉर, इस इट किस लिए यूज हुआ है। पोएम में हम देखेंगे पैसे में दिया इट डॉज, डॉज इट किसके लिए वहां पे मेंशन किया गया है। ऑप्शन देखते हैं, नर्व्स, ऑप्शन बी है द प्रॉब्लम्स, ऑप्शन सी दिया गया है ब्लैक क्लाउड्स, ऑप्शन डी दिया गया वैनिटी। तो चलिए देखते हैं पोएम में कहाँ पे है, इसका आंसर देखते हैं। पोएम में दिया गया है, देखिए यहाँ पे दिया गया वेन टू ट्राई टू डॉज इट, डॉज इट किसके लिए, जब हम पोएम को पढ़ेंगे तो यहाँ पे फीलिंग आएगी कि ये प्रॉब्लम के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे डॉज इट, इट जो जिसके लिए यूज हुआ है ये प्रॉब्लम के लिए यूज हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कहाँ पे दिया गया है। इसका दिया गया है आंसर द प्रॉब्लम्स, आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही माना जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न, अगला प्रश्न, बाय लिफ्ट योर चिन, बाय लिफ्ट योर चिन लाइन नंबर 3 में दिया गया है, द पोएट वांट्स टू यूज टू अस टू बी, बाय लिफ्ट योर चिन लाइन 3 में दिया गया है, द पोएट वांट्स टू अस टू बी। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है अलर्ट, ऑप्शन बी दिया गया है पंक्चुअल, ऑप्शन सी दिया गया है स्मार्ट, ऑप्शन डी दिया गया है बोल्ड। यहाँ पर देखिए लिफ्ट योर चिन का मतलब क्या होता है, वही पोएम में पूछा जा रहा है। तो इसका देखते हैं आंसर दिया गया है लाइन नंबर 3। जब पोएम का हम लाइन नंबर 3 पढ़ेंगे तो वहां पे बताया जाएगा लिफ्ट योर चिन का मतलब होगा बोल्ड। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, बोल्ड होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला में द पोएट वांट्स टू अस टू अवॉइड, यहाँ पे पैसेज में पूछा जा रहा है पोएट किसको अवॉइड करना चाहता था। ऑप्शन में है, ऑप्शन ए ब्लैक क्लाउड्स, ऑप्शन बी दिया गया ग्रीन फ्यूचर, ऑप्शन सी दिया गया मीननेस, ऑप्शन डी दिया गया फेलिंग नर्व्स। ऑप्शन डी क्या दिया है, फेलिंग नर्व्स। तो वहां पे हम पैसेज को जब पढ़ेंगे तो वहां पे दिया जाएगा पोएट किसको अवॉइड करना चाहता है, उसको नजरअंदाज किसको करना चाहता है। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन डी फेलिंग नर्व्स को नजरअंदाज करना चाहता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
व्हाट इज द राइम स्कीम इन लाइन नंबर 9 to 12? यहाँ पे देखेंगे लाइन नंबर 9 से 12 के बीच कौन सी राइम स्कीम का यूज हुआ है। हम चलिए पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बी दिया गया है, ऑप्शन बी दिया गया ए बी सी डी, ऑप्शन सी दिया गया ए बी ए सी और ऑप्शन डी दिया गया ए बी बी बी। तो चलिए देखते हैं, पैसेज को पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कौन सी राइम स्कीम का प्रयोग किया गया लाइन नंबर 9 से 12 के बीच। यहाँ पे देखिए 8 नंबर की लाइन यहाँ पे समाप्त होती है। अब इसके बाद 9 नंबर की लाइन शुरू होती है। 9वां नंबर है ब्लैक मे बी द क्लाउड्स अबाउट यू। यहाँ पे देखिए लास्ट में किससे खत्म हो रहा है, यू से खत्म हो रहा है, तो इसको हम क्या मानेंगे, ए मानेंगे। फिर उसके बाद देखते हैं अगली लाइन क्या दिया गया, एंड योर फ्यूचर में सीम ग्रीम। यहाँ पे क्या दिया, ग्रीम दिया गया। दूसरी लाइन यहाँ पे समाप्त होती है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, हम बी का प्रयोग करेंगे। फिर अगली लाइन देखते हैं, बट डोंट लेट योर नर्व्स डिजर्ट यू दिया गया। आप देखते हैं हम जब राइम स्कीम का यूज करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं जैसे सेम लाइन अगर मिल रही पहली लाइन में, वही शब्द जहाँ पे दूसरी लाइन में प्रोनाउंसिएशन में आते हैं, शब्द सेम भी आ सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन से मिलते जुलते शब्द भी आ सकते हैं, तो उसको हम उसी अल्फाबेट से रखते हैं। जैसे यहाँ हम ए का प्रयोग किए हैं तो यहाँ यू आया, इसके लिए भी हम ए का ही प्रयोग करेंगे। अगली लाइन देखते हैं, कीप योरसेल्फ इन फाइटिंग ट्रिम। कीप योरसेल्फ इन फाइटिंग ट्रिम, अभी हमने बताया प्रोनाउंसिएशन सेम होना चाहिए। ग्रीम स्ट्रीम दोनों उच्चारण करने में सेम आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे बी लिखे हैं तो इसका बी होगा। तो हम देखते हैं मिलाते हैं क्या होगा, ए हो गया, फिर बी हो जाएगा, दूसरी लाइन तीसरी लाइन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, फिर चौथी लाइन का हो जाएगा, बी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या है, ए बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में ए बी दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है कौन से ऑप्शन में ए बी दिया गया, तो ऑप्शन ए में ही दिया गया है, ए बी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, किससे दिया गया है, जो पेडोलॉजी हम पढ़ाए हैं उससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो नहीं, अभी ये तो पैसेज से ही दिया गया, ग्रीम पैसेज का ही क्वेश्चन है। अगला, योर फ्यूचर में सीम ग्रीम, द अंडरलाइन वर्ल्ड मीन्स द सेम एज। ग्रीम का मतलब क्या होता है वही पूछा जा रहा है। देखते हैं, ऑप्शन ए सॉफ्ट, ऑप्शन बी ब्राइट, ऑप्शन डी सी डिप्रेसिंग और ऑप्शन डी क्या होता है, श्योर। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ग्रीम का सेम मीनिंग क्या होगी, डिप्रेसिंग, इसकी सेम मीनिंग होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया हमारा किससे दिया गया है, पेडोलॉजी से दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं। व्हाट मल्टीलिंगुअलिज्म इफेक्ट्स योर ब्रेन पॉजिटिवली एंड इनहांस कॉग्निटिव स्किल्स। This view of bilingualism is very different from attitude towards bilingualism during most part of the 20th century. यहाँ पे 20th century second language was seen as earlier. 20th century के पहले सेकेंड लैंग्वेज को किस रूप में जाना जाता था। अभी हम लोग जानते हैं 20th century में सेकेंड लैंग्वेज जो होती है मल्टीलिंगुअलिज्म क्लास में हमें सहायता के रूप में प्रयोग होती है, वो एक संसाधन के रूप में प्रयोग होती है कि हम उसके माध्यम से क्लास को रुचिकर बना सकते हैं, वो फायदेमंद मानते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा 20th सेंचुरी के पहले हम मल्टीलिंगुअलिज्म को किस रूप में लोग समझते थे। ऑप्शन दिया गया है, एन एडेड असेट या मोटिवेशनल फैक्टर। ये तो अभी इस टाइम 20th सेंचुरी की बात हो रही है। अगला देखते हैं, एन इंटरफेरेंस ए हिंड्रेंस। ऑप्शन सी देखते हैं, ए हैप्पी कोइंसिडेंट। ऑप्शन डी देखते हैं, ए कॉज फॉर फेलियर इन लाइफ, ए कॉज फॉर फेलियर इन लाइफ। यहाँ पे देखते हैं अगला दिया गया प्रश्न, यहाँ पे देखते हैं आंसर कौन सा सही होगा। इसके पहले 20th सेंचुरी में देखिए ये भी माना जाता है, 20th सेंचुरी में हैप्पी कोइंसिडेंस माना जाता है, और 20th सेंचुरी में ऑप्शन डी वाला भी सही माना जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए हिंड्रेंस की बात कब की गई है, ये 20th सेंचुरी के पहले लोग क्या कहते थे, मल्टीलिंगुअलिज्म या बाइलिंगुअल को एक बाधा के रूप में समझते थे। इसी वजह से यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या है। ट्रांस लैंग्वेजिंग के बारे में पूछा जा रहा है कि आखिर वो होता क्या है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, रीइंफोर्सेस द ट्रेडिशनली डिफाइंड लैंग्वेज बाउंड्रीज। अगला ऑप्शन देखते हैं, challenges the traditional culture defined language boundaries. ऑप्शन सी है, views different language as separate systems is a new term of bilingualism. यहाँ पे देखते हैं is a new term of bilingualism दिया गया है। यहाँ पे क्या ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा।
challenges the traditional culturally defined language boundaries। ट्रांसलैंग्वेजिंग का क्या मतलब होता है? challenges the traditional cultural defined language boundaries। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिएटिविटी इन लैंग्वेज एजुकेशन इज। लैंग्वेज एजुकेशन में क्रिएटिविटी क्या होती है? क्रिएटिविटी मतलब रचनात्मकता क्या होती है? ऑप्शन देखते हैं, क्लासरूम एक्टिविटी दैट इज नॉवेल एंड ओपन एंडेड, bringing together unrelated elements to begin something new। ऑप्शन सी दिया गया है, क्लासरूम एक्टिविटी यूजिंग न्यू मेथड ऑफ टीचिंग। ऑप्शन डी दिया गया है, क्लासरूम मटेरियल्स यूजिंग कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। यहाँ पे देखिए क्रिएटिविटी इन लैंग्वेज एजुकेशन में क्रिएटिविटी को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन क्या होगा, ब्रिंगिंग टुगेदर अनरिलेटेड एलिमेंट्स टू बिगिन समथिंग न्यू। यहाँ पे क्या कुछ नई चीजों को लाने के लिए क्या करते हैं, अनरिलेटेड एलिमेंट्स जो कि उस तत्व से संबंधित नहीं होते उसको नए तरीके से लाने के लिए ही क्रिएटिविटी का प्रयोग किया जाता है। क्रिएटिविटी उसी रूप में मानी जाती है लैंग्वेज एजुकेशन में। अगला प्रश्न, तो यहाँ पे आंसर कौन सा सही है? ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आई हैव ए स्टूडेंट सदफ, शी पिक्स अप वर्ड्स लाइक वेल एंड and wants to know about them. I can't define the explanation in the course book. What should I do? हमें क्या कर, जैसे कोई क्लास में एक लड़की है सदफ नाम की, सी पॉइंट्स अप कुछ वर्ड्स बोलती है, जैसे वेल बोलती है, बोलती है, एंड वांट्स टू नो अबाउट देम, उसके बारे में जानना चाहती है। तो आप एक शिक्षक के रूप में होने के नाते आप वहां पे क्या करेंगे, यही पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन है, कॉल ए फ्रेंड हु स्पीक्स बेटर इंग्लिश। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम अच्छे दोस्त को बुलाएंगे जो अच्छी इंग्लिश बोलना आता है उसको बुला के समझाएंगे, नहीं, यहाँ पे गलत माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फाइंड एग्जांपल्स ऑफ ऑथेंटिक स्पोकन लैंग्वेज यूज। ऑप्शन सी देखते हैं, कंसल्ट ए ग्रामर टेक्स्ट बुक एंड फाइंड द सच यूजेस। इस प्रकार कोई ग्रामर की बुक देखेंगे फिर उसमें ऐसे यूजेस को पढ़ेंगे। अगला देखते हैं, रिफर टू डिक्शनरी। डिक्शनरी के लिए उसको कहेंगे जाकर डिक्शनरी देखो, तो नहीं, यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी भी। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, फाइंड एग्जांपल ऑफ ऑथेंटिक स्पोकन लैंग्वेज यूज। यहाँ पे स्पोकन लैंग्वेज की कोई अच्छी चीज देखेंगे उसमें ऑथेंटिक जो होगी, जो सही प्रमाणित मानी जाएगी, उसी में से उसको देख के वो एग्जाम्पल उसको बताएंगे, उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, Which one of the following is not step in a grammar lesson? ग्रामर लेसन मतलब ग्रामर को पढ़ाने के लिए ऐसा कौन सा इन चारों में है जो उसका पार्ट नहीं? यहाँ पे देखिए नोट दिया गया है, यहाँ चारों में से कौन सा एक ऐसा जो उसका पार्ट नहीं, अर्थात 3 उसके पार्ट होंगे, 1 नहीं होंगे। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, स्टूडेंट रीड और लिसन टू द टेक्स्ट दैट कंटेन्स द टारगेट वर्ड और फॉर्म इन इट। क्या दिया गया है, स्टूडेंट्स हाईलाइट द टारगेट वर्ड फ्रेज इन द टेक्स्ट। ऑप्शन बी क्या दिया गया, स्टूडेंट हाईलाइट द टारगेट वर्ड फ्रेज इन द टेक्स्ट। ऑप्शन सी क्या, द टीचर प्रोवाइड्स कंट्रोल्ड एंड फ्री प्रोएक्टिव ऑफ द ग्रामर पॉइंट्स। ऑप्शन डी दिया गया, लैंग्वेज बीइंग प्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ रीडिंग टेक्स्ट मीनिंग दैट यू शुड रीड इट। यहाँ पे देखे दिया गया कौन सा ऐसा है जो इसका पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे देखिए डी सही होगा, लैंग्वेज बीइंग प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए रीडिंग टेक्स्ट मीन्स दैट यू शुड रीड इट, जिसका आप अभ्यास कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका ये पार्ट नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, लेकिन बाकी और ऑप्शन देखिए ग्रामर लेसन के पार्ट होते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन डी दिया गया वही इसका पार्ट नहीं होगा, इस वजह से यही ऑप्शन सही माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंसेप्ट फ्रॉम द लैंग्वेज एजुकेशन। यहाँ पे देखिए दिया विच वन इज नॉट ए कॉन्सेप्ट फ्रॉम लैंग्वेज एजुकेशन, प्रिंट रिच इन्वायरमेंट, अकोस्टिक, फोनिक्स एंड डायलेक्सिया। ऑप्शन क्या दिया गया है, प्रिंट रिच इन्वायरमेंट। ऑप्शन सी दिया अकोस्टिक्स, ऑप्शन सी दिया गया फोनिक्स, ऑप्शन डी क्या दिया गया डिसलेक्सिया। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, पूछा क्या जा रहा है, लैंग्वेज एजुकेशन में कौन सा ऐसा जो उसका पार्ट नहीं है। तो हम जानते हैं प्रिंट रिच इन्वायरमेंट, जो हमारा रिच मतलब जिस इन्वायरमेंट में हम सीख रहे हैं उस लैंग्वेज से भरपूर रहेगा, तो वहां पे ये
वो उसके लिए सहायता साबित होगा, तो इसी वजह से वो ऑप्शन यहाँ पे सही, क्वेश्चन के अनुसार तो गलत है, लेकिन अगर हम मानेंगे कि लैंग्वेज एजुकेशन में उसका यूज होता है तो हाँ होता है। अगला देखते हैं ऑप्शन बी दिया गया है, ऑप्शन बी को भी छोड़ते हैं। ऑप्शन सी देखते हैं, ये भी लैंग्वेज में सहायता करता है। ऑप्शन डी देखते हैं डिसलेक्सिया, ये भी लैंग्वेज सीखने का एक पार्ट है, लेकिन क्या है ये देखें यहाँ पे, ये अकोस्टिक क्या है, ये फिजिक्स का एक ब्रांच होता है। वहां पे हम जैसे कोई चीज सीखते हैं, फिजिक्स का ये पार्ट है, ये फिजिक्स के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही माना जाएगा, क्योंकि नॉट पूछा गया, नहीं पूछा गया, तो यही एक नहीं पार्ट है, बाकी तीनों इसके पार्ट होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कलरलेस ग्रीन आइडिया स्लीप पीसफुली इज अ सेंटेंस composed by Noam Chomsky. This is an example of a sentence that is. ये किस प्रकार का, कलरफुल ग्रीन आइडिया स्लीप पीसफुली, यहाँ पे ये ऑप्शन दिया, क्वेश्चन दिया गया है, ये किस प्रकार का सेंटेंस नोम चॉम्स्की के अंतर्गत। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे हम, ग्रामेटिकली करेक्ट बट विमिस्कल। ऑप्शन बी दिया ग्रामेटिकली वेल फॉर्म्ड बट इनएक्यूरेट मीनिंग वाइज। ऑप्शन सी क्या दिया गया है, करेक्ट इंटीरिम ऑफ वर्ड यूज बट फोनोलॉजिकली इनएक्यूरेट। ऑप्शन डी क्या दिया गया है, करेक्ट इन टर्म ग्रामेटिकली बट इनकरेक्ट आयरोनिकली। क्या दिया गया, करेक्ट इन टर्म ऑफ ग्रामेटिकली एंड बट इन आयरोनिकली इनकरेक्ट दिया गया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी देखिए, ग्रामेटिकली वेल फॉर्म्ड बट इनएक्यूरेट मीनिंग वाइज। यहाँ पे देखिए ग्रामेटिकली वेल फॉर्म्ड है, ग्रामर के अनुसार तो ये वेल फॉर्म्ड है, बट इनएक्यूरेट मीनिंग वाइज, यहाँ पे मीनिंग उसका क्या दिया गया, अटपटा सा दिया गया। ये किसके अंतर्गत, नोम चॉम्स्की के अंतर्गत है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा, ऑप्शन बी सही माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, consequently therefore furthermore and however and example of, क्या किसका एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन ए है कोहेसिव डिवाइसेस, ऑप्शन बी कोहेशन, ऑप्शन सी दिया गया वोकेबुलरी, ऑप्शन डी दिया ग्रामर एरिया। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए कोहेसिव डिवाइसेस। ये किसका है, consequently therefore furthermore and however are the example of cohesive devices। अगला प्रश्न देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ टीचर लैंग्वेज। आइडेंटिफाई द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ टीचर लैंग्वेज। यहाँ पे देखिए दिया गया है देन, ऑप्शन ए दिया गया है देन टुगेदर टॉकिंग मेनी वर्ड्स हैप्पी क्लास। ऑप्शन बी दिया द आइडियाज espoused बाय ग्रुप आर माइंड ब्लोइंग। ऑप्शन सी दिया स्टॉप टॉकिंग और एल्स यू विल रिग्रेट इट लेटर एंड नॉट टेकिंग इज गुड फॉर यू। ऑप्शन सी क्या दिया, ऑप्शन डी दिया प्लीज सिट इन ए पेयर एंड राइट ए पैराग्राफ अबाउट पिक्चर गिवन टू यू। यहाँ पे देखिए हम जो चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो सबसे सही आंसर कौन सा आएगा, करेक्ट पूछा गया है, हम देखेंगे ऑप्शन डी, प्लीज सिट इन पेयर्स, अलग अलग ग्रुप में बैठो, एंड राइट ए पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखने को कहा जा रहा है, अबाउट द पिक्चर गिवन टू यू, कोई पिक्चर दिया गया उसमें पूछा जा रहा है कि कोई सब लोग अपना अपना पैराग्राफ अपना अपना व्यू उस पर दिया जाए। ये क्या है, टीचर लैंग्वेज के अंतर्गत, जब लैंग्वेज हम भाषा को सीखेंगे सबसे अच्छा हमारा भाषा का परफॉर्मेंस कहाँ पे होगा, जब कोई टीचर हमें कोई फोटो देता है, सबको फोटो पकड़ा देता है, सब लोग अपने अपने विचार उस पर लिखते हैं पैराग्राफ टाइप में, तो वो क्या होगा, एक अच्छा तरीका होता है। यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द वर्ड वॉश बैक रिफर्स टू हाउ ए टेस्ट। द वर्ड वॉश बैक इज रिफर टू हाउ ए टेस्ट। वॉश बैक रिफर करता है कि टेस्ट कैसा हुआ, इसमें पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए क्या है, इफेक्ट क्लासरूम टीचिंग मटेरियल्स। ऑप्शन बी दिया इफेक्ट्स लर्नर प्रिपरेशन फॉर एग्जामिनेशन। ऑप्शन सी दिया गया इम्पैक्ट द ओवरऑल लाइफ ऑफ ए लर्नर्स। ऑप्शन डी क्या दिया, इम्पैक्ट्स लैंग्वेज डेवलपमेंट। ऑप्शन डी क्या दिया, इम्पैक्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट। यहाँ पे देखिए आंसर का वॉश बैक मतलब इफेक्ट क्लासरूम टीचिंग मटेरियल। इफेक्ट क्लासरूम मतलब क्लासरूम क्या है, टीचिंग मटेरियल के अंतर्गत पढ़ाया जा रहा हो, उसमें जिस प्रकार की भी जो भी टॉपिक लिया गया है वो किसके अंतर्गत, टीचिंग मटेरियल का प्रयोग करके क्लासरूम को रुचिकर बनाया जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, ए कॉर्पस इज इन्वॉल्विंग नेचुरल डिस्कोर्स इन डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट।
यहाँ पे देखिए कॉर्पस इस स्पेस दिया गया है, इन्वॉल्विंग नेचुरल डिस्कोर्स इन डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट। तो ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन ए है ए कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक। ऑप्शन बी दिया गया ए लार्ज कलेक्शन और डिबेट्स ऑफ टेक्स्ट। ऑप्शन सी दिया गया है लार्ज कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स। ऑप्शन ए डी क्या दिया गया है ए कलेक्शन ऑफ ग्रामेटिकल सेंटेंस। यहाँ पे आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी ए लार्ज कलेक्शन और डाटाबेस ऑफ टेक्स्ट। कौन सा आंसर सही होगा, ए लार्ज कलेक्शन और डाटाबेस ऑफ टेक्स्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, ए टीचर कलेक्ट्स द एरर्स ऑफ लर्नर्स ऑफ हर क्लास एंड डिस्कस देम with her learners once in 2 weeks. What is this known as? यहाँ पे टीचर कलेक्ट्स द एरर्स ऑफ द लर्नर्स। एक अध्यापक है जो लर्नर्स मतलब जो सीखने वाले उनकी कमियों को इकट्ठा करता है, एंड ऑफ हर क्लास अपनी क्लास के बच्चों की कमियों को इकट्ठा करता है, एंड डिस्कस देम और उनसे वो डिस्कस करता है। कब करता है, विथ हर लर्नर्स वंस इन ए वीक, अपने सीखने वाले बच्चों से डिस्कस करता है। कब, इन ए वीक, एक हफ्ते में एक बार करता है। व्हाट इज दिस नोन है, यह क्या जाना जाता है, इसको किस नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन दिया गया है एरर करेक्शन, ऑप्शन बी दिया गया है फीडबैक, ऑप्शन सी दिया गया है ग्रामर टीचिंग, ऑप्शन डी दिया गया रिमीडियल टीचिंग। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी है फीडबैक। यहाँ पे वो बच्चा क्या एक हफ्ते में जब एक बार डिस्कस करता है कोई चीज, तो वहाँ पे क्या करते हैं, बच्चों को फीडबैक देने के लिए कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है कैसा नहीं है, तो वो एक हफ्ते में उन क्वेश्चंस को लेके कमियों को लेके डिस्कस करते हैं अध्यापक। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी फीडबैक सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन इज, हमने आप लोगों को पढ़ाया भी था लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग के बारे में पढ़ाया भी था, आपको वीडियो प्रदान कर दी गई है। यहाँ पे देखिए लैंग्वेज एक्विजिशन होता क्या है, ऑप्शन देखिए दिया गया है कॉन्शस एंड डेलिबरेट। क्या कॉन्शस होता है लैंग्वेज एक्विजिशन, तो नहीं। अगला देखते हैं नेचुरल एंड डिलिबरेट, नेचुरल होता है क्या डेलिबरेट होता है, तो नहीं, ऐसा भी नहीं होता। नेचुरल एंड सबकॉन्शियस, हम लोगों ने जब पढ़ा रहे थे वहाँ एक्विजिशन पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बताए थे एक्विजिशन कहता है जब हम किसी चीज को अर्जन करते हैं क्या नेचुरल लैंग्वेज में रह के, नेचुरल वातावरण में रह के हम उसको अर्जन करते हैं, तो ये क्या होता है सबकॉन्शियस होता है। एक्विजिशन क्या होता है, सबकॉन्शियस होता है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा, आंसर सी यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन सी नेचुरल एंड सबकॉन्शियस। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, नेचुरल एंड सबकॉन्शियस होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कौन सा कथन सत्य माना गया है, वहां पे हम देखते हैं। इसको भी हमने पढ़ाया था जब हम पेडागोजी पढ़ा रहे थे, तो उसमें हम बताए थे कि लैंग्वेज को इंडिया में किस रूप में, इंग्लिश लैंग्वेज को, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज को पूछा जा रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज को इंडिया में किस रूप में माना जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए इट इज वन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ 8 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बस यही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत इंग्लिश को रखा गया है, क्या ऐसा कहा गया है। अगला देखते हैं, ऑप्शन बी इट इज द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडियन यूनियन। यहाँ पे क्या इट इज द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन यूनियन। अगला देखते हैं, इट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडियन यूनियन, क्या ये केवल ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगला देखते हैं, इट इज वन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये केवल संविधान के द्वारा रिकॉग्नाइज लैंग्वेज कर दिया गया, तो इसको हम देखेंगे तो नहीं। इंडिया में देखिए हमने पढ़ाया था वहां पे सेम यही सेंटेंस का भी यूज करके हम बताए थे पेडागोजी जब पढ़ा रहे थे। इंडिया में इंग्लिश को किस रूप में जाना जाता है, तो क्या होता है, इट इज द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडियन यूनियन। ये क्या होता है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज इंडियन में इंग्लिश को इंडिया में जाना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट इन लैंग्वेज लर्निंग एट सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज पे कौन सी समझ लैंग्वेज लर्निंग के लिए विकसित की जाती है। अगला देखते हैं प्रश्न है, ऑप्शन देखते हैं, एन ऑथेंटिक टेस्ट स्लाइटली अबव द लेवल ऑफ द लर्नर्स। अगला ऑप्शन है, एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए प्ले ऑफ बाय शेक्सपियर। ऑप्शन सी है, एन ऑथेंटिक टेक्स्ट स्लाइटली बिलो द लेवल ऑफ द लर्नर्स। ए टीचर डेवलप्ड स्टोरी विथ हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेवल ऑफ द लर्नर्स ग्रामर।
हम क्या देखेंगे कि लर्नर्स की ग्रामर की एबिलिटी और उनके अनुसार ही उनका स्टोरी, उनके डेवलप के लिए स्टोरी बताएंगे, लेकिन कैसी स्टोरी जो उनके माइंड के लेवल पर रहे, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर रहे। ऑप्शन सी देख सकते हैं, ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक स्लाइटली बिलो द लेवल ऑफ द स्टूडेंट। क्या स्टूडेंट के लेवल जो उनकी मानसिक क्षमता होती है उसके नीचे की हमें कोई ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक दे के समझानी चाहिए। ऑप्शन बी दिया, एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए प्ले बाय शेक्सपियर। क्या कोई शेक्सपियर की प्ले लेके उसके अनुसार बच्चों को समझा देना चाहिए। यहाँ पे देखिए ऑप्शन तीनों से गलत माना जाएगा, ऑप्शन बी, सी और डी, ये तीनों ऑप्शन गलत माना जाए। तो यहाँ पे बचता कौन सा है, ऑप्शन ए, तो यही सही है। एन ऑथेंटिक टेक्स्ट स्लाइटली एबव द लेवल ऑफ द लर्नर। लर्नर की जो सीखने की क्षमता होगी उनसे ऊंचा करके वहां पे वो देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इनपुट इन ए लैंग्वेज लर्निंग ऑफ ए सेकेंडरी स्टेज। ये था हमारा आज का क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।